जैन साथी कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो नया क्लासरूम, कुछ नए बच्चे और फिर एक नई शुरुआत जो कि परसों हुई थी क्लास में। मौखिक प्रश्न 15 से 20 मिनट आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे। तो उसका जो मेन उद्देश्य है वो मेन उद्देश्य यही है कि आप लोगों के अंदर से जो डर है वो गायब हो जाए। और ये डर क्लास में गायब हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इस डर को लेके चले गए तो बाद में जाके आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो सबसे पहले भावना परमार, आपको बताना है खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, ओपन इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था में सर आयात और निर्यात की छूट होती है। खुली अर्थव्यवस्था जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? बंद अर्थव्यवस्था पूर्णतः प्रतिबंध होता है आयात निर्यात उसमें। कोई एग्जांपल? जैसे सर उसमें देश के अंदर ही आयात हो और निर्यात भी हो। कोई देश है ऐसा विश्व में? सर मुझे जानकारी नहीं। जानकारी नहीं। चलो, तो खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है और बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है वो बताया। बाकी मैं नहीं बताऊंगा, इस वजह से नहीं बताऊंगा कि फिर आप लोग क्लास नहीं आओगे तो दिक्कत है ना। जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न है कि स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है और वो कौन कौन से पार्ट है और उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। स्वामित्व के आधार पर सर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में किया गया है, जैसे समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। समाजवादी सर भारत की है अर्थव्यवस्था है, जिसे कार्ल मार्क्स ने दिया था। जैसे समाजवादी जिसमें समाज का कल्याण किया जाता है और समाज का कल्याण किया जाता है और उसमें सर ऐसे पूंजीवादी सर वो है जैसे उसने दिया था एडम स्मिथ ने। और पूंजीवादी में सर निजी हाथों में होता है इसका कार्य। और सर समाजवादी का तो सर सरकार के हाथों में होता है। और इसमें जब जो कीमतें होती है ना वो निजी हाथों में ही बढ़ा सकते हैं। और टारगेट क्या है तुम्हारा? सर पीएससी। पीएससी है टारगेट। चलो, बहुत अच्छी बात है, बेस्ट होता है। गजेंद्र, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भाग में डिवाइड किया गया है और उनको डिस्क्राइब करना है आपको। स्वामित्व के आधार पर जो इकोनॉमी है वो 3 टाइप्स मतलब डिवाइडेड है। जो पहली है वो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और हाँ सर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो हेड है मतलब वो निजी हाथों में होता है। तो पूंजीवादी मतलब जो सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। हस्तक्षेप की इसमें नीति होती है और कीमतें या जो निर्धारण हमें क्या करना है वो हम अपने हिसाब से करते हैं इसमें। बाकी जो है मांग और आपूर्ति के हिसाब से रहती है। दूसरे में जो सेकंड नंबर पे वो समाजवादी है। इसमें समाजवादी में जो हेड होता है वो मतलब सरकार के हाथ में होता है ये समाजवादी वाला। इसमें क्या है सर, समाजवादी में सरकार के हाथ में होता है। और जो तीसरी है वो आपकी थोड़ा सा सर माइंड सर थोड़ा सा और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो भारत की जो इकोनॉमी है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। इसमें जो है मतलब सरकार भी उस अपना मतलब योगदान देती है और हमारा जो योगदान रहता है हमारा भी योगदान रहता है। और जो इसमें होता है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो इंडिया की है। 1991 से पहले जो इंडिया की अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी। 91 के बाद ओपन हो गई। जो आयात निर्यात वो बंद था मतलब 1991 से पहले। मतलब पूर्णतः नहीं सर, थोड़ा बहुत था मतलब जो, पर जो क्लोज एकदम जो लिबराइजेशन वगैरह जो हुआ वो, हाँ सर, उसको हम क्लोज इकोनॉमी नहीं बोल सकते हैं ना। सर पूर्णतः नहीं होता सर, पूर्णतः नहीं था। यस सर। अभी एक मुद्दा गरमाया हुआ है बहुत दिनों से ज्ञानवापी मस्जिद का, वो मुद्दा क्या है, डिस्क्राइब करोगे? सर ज्ञानवापी जो मतलब एक मस्जिद है, थोड़ा तेज बोलना सर, इतना ही हो सकता है। ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसमें क्या है मतलब उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद। उसमें क्या ये बताया जाता है मतलब पहले गौरी का मंदिर था उसमें। और क्या उसमें थोड़े से उसके साक्ष्य मिले हैं मंदिर के, उसमें शिवलिंग की मूर्ति मिली है। उस वजह से मतलब कोर्ट ने उसको क्या बोलते हैं जो मस्जिद वगैरह है वो हाँ सील भी किया है। मस्जिद को सील नहीं किया, नहीं पूरी मस्जिद ने उस जगह को सील कर दिया है। बाकी उसमें मस्जिद मतलब अभी भी पढ़ते हैं नमाज लोग जो मुसलमान हैं, उनको मतलब पूर्णतः प्रतिबंध नहीं किया है। बाकी जो उसके बाहर एक चबूतरा वगैरह है उसमें जो पूजा वगैरह पहले भी होती रहती थी, अभी भी होती रहती है। बाद बीच से में जो बंद हो गई थी लेकिन अभी भी चालू है। बहुत बढ़िया है। शुरुआत ऐसे ही होती है सभी की।
और बोलते हैं ना, शुरुआत ज़मीन से है, पूरा आसमान पड़ा हुआ है उड़ान भरने के लिए जा सकते। लो, सबसे पहले से तो परिचय करा दो अपना। मेरा नाम अमित धाकड़ है और मेरे पिताजी का नाम अरविंद धाकड़ है और मैं मामचौन गांव से हूँ। अभी मैं 11th क्लास में हूँ और मेरा टारगेट पीएससी है। तो प्रश्न पूछ सकते हैं? यस। तो प्रश्न ये है कि खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है? खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सभी देशों के अंदर आयात निर्यात संभव है और सभी देश इधर से, यदि कोई देश है जिसके उसने आलू उगाया है और किसी ने गेहूँ, तो वह आलू के बदले गेहूँ ले सकता है। बंद अर्थव्यवस्था? बंद, इसमें आयात निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है और इस पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। कोई देश है विश्व में ऐसा जो पूरी तरीके से बंद अर्थव्यवस्था पे काम करता हो? ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता। तो खुली अर्थव्यवस्था है मतलब? हाँ, लग हो गया। तो ये बताओ, विकासशील देश कौन कौन से हैं? विकासशील देश मतलब कोई विकासशील देश एग्जांपल देना है, 2 से 3। इंडिया और श्रीलंका, श्रीलंका, पाकिस्तान। बहुत बढ़िया। विकासशील देशों का पैमाना क्या है? उनका पैमाना, पहले तो उनकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होनी चाहिए। पैमाना क्या है? होनी चाहिए नहीं, मतलब क्या है अभी पैमाना? मतलब प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है या उच्च होती है? अभी तो निम्न ही है। निम्न है। और उसके लिए उन्हें रोजगार में वृद्धि होनी चाहिए, रोजगार में वृद्धि, तभी उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकती है। व्यक्ति आय बढ़ सकती है। मतलब विकासशील से विकसित जाने के लिए। हाँ। विकासशील से अविकसित देश क्या होते हैं? अविकसित, जिनका अभी विकास हुआ नहीं है। हुआ नहीं है। तो विकास के लिए क्या जरूरी है? उसके लिए उन्हें एक तो उनमें समझ विकसित करनी होगी कि किस चीज़ को कैसे किया जाए, और दूसरी बात है कि उनके साथ कुछ ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए जो उससे पूर्णतः परिचित हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है। अभी तो उन्हें पता नहीं है कि कैसे क्या करना है, इसलिए भारत को भी बहुत टाइम लगा है इतनी जगह पर पहुंचने के लिए। अभी तो वो भी नीचे ही हैं, तो उनको भी बहुत टाइम लगेगा, इसलिए उसके करने के लिए कुछ तो इन भारत जैसी कंपनियों को वहाँ पर जाना चाहिए और उनके लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले तो आप इसके लिए ताली बजाओ, ठीक है। दूसरी बात, आपके लिए एक सुपर कॉम्पिटिटर का काम करेगा ये बच्चा। 11th क्लास में है, लेकिन इसके ख्वाब, मतलब इसको यूपीएससी निकालना है, एमपीपीएससी, मतलब जाना है इसको, सिविल सर्विसेज में जाना है। और जिसके ख्वाब अभी से ऐसे हों तो उसको मतलब बस वही है कि एक सीधी और सटीक सी गाइडेंस मिल जाए तो बच्चा ज़रूर मतलब वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो जाओ। और सब बढ़िया? तो अच्छी बात है। समाजवादी विचारधारा को डिस्क्राइब करना है। समाजवादी विचारधारा में क्या होता है कि जैसे सर उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर क्या है कि सरकार का नियंत्रण होता है और उसका जो उद्देश्य होता है वो जन कल्याण का होता है। जैसे सरकार में गरीबी वगैरह होते हैं उन सबको समान रूप से देखा जाता है, आवश्यकता अनुसार उसमें उत्पादन किया जाता है, और देखा जाए तो वहाँ पर प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसमें इंडिया भी शामिल है। तो आप मिश्रित अर्थव्यवस्था, अगर हम ये बोलें कि इंडिया की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी होती, इंडिया की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी होती तो क्या इम्पैक्ट पड़ते? इंडिया की अर्थव्यवस्था यदि पूंजीवादी होती तो उसमें ये होता कि मतलब जो अगर अमीर लोग हैं वो और अमीर हो जाते, लेकिन गरीब लोगों का जो इंडिया में जो बहुत सारी विभिन्नताओं वाले लोग रहते हैं, अमीर भी हैं तो गरीब भी हैं, लेकिन गरीबों का इतना भला हो नहीं पाता जितना अब हो रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण। और पूंजीवादी और वो होता तो अमीर तो हैं तो वो तो और भारतीय अर्थव्यवस्था और अच्छी हो जाती, लेकिन जो हम समानता को लेकर चलते हैं लेकिन वो समानता नहीं हो पाती हमारे यहाँ पर। अगर अर्थव्यवस्था समाजवादी होती तो? अर्थव्यवस्था समाजवादी होती तो एक तरह से हम भारत में रह करके इसका तो उपयोग कर सकते हैं समानता है, लेकिन वैश्विक लेवल पर हम एक अच्छी अर्थव्यवस्था वाले देश नहीं बन सकते जो कि एक महाशक्ति बनने के लिए एक तो
तो बहुत अच्छी बात है, और ये बच्चे वो हैं जिनसे हम कैसे भी प्रश्न पूछे तो मतलब ये आंसर ज़रूर देंगे, क्योंकि इनको टाइम हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि कोई ऐसा टाइम नहीं है, 10-8 साल वाला मामला नहीं है, ये बस 2-3 महीने का या 4 महीने का मामला है। लेकिन ये है कि इन बच्चों का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। हर्ष, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा है, ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे को कैसे देखते हो आप? जो ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठाया जा रहा है, एक तो पॉलिटिकल देखा जा सकता है कि जो चुनाव आते हैं तब वैसे मुद्दे उठते हैं। लेकिन एक ये बात होती है कि जो हो चुका है उस सबको पता है कि जो हो चुका है भूतकाल में, अब उसको भूतकाल को लेकर हम अपने भविष्य को क्यों बिगाड़ रहे हैं? अपने आने वाली पीढ़ियों को अब हम लड़ रहे हैं, आने वाली हमारी पीढ़ियाँ लड़ेंगी उसके ऊपर, तो इससे हम अपने वर्तमान को नहीं भविष्य को भी खराब कर रहे हैं। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसको हमें राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, अगर ऐसा हो कि मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो आसानी से तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना चाहिए, लेकिन उसको राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी चाहिए उसके ऊपर, ऐसा ही मामला। चलो अच्छा है। उत्पादन के 4 कारक थे, उत्पादन के 4 कारक, वो उत्पादन के 4 कारक है वो आपको बताना है। और जो रिस्क बेटेड कैपेसिटी है, रिस्क बेटेड कैपेसिटी वो कैसे मतलब एक तरीके से किसी देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, और इंडिया का कंपैरिजन करके आपको ये सब बताना पड़ेगा। उत्पादक के जो 4 कारक हैं उसमें पहला कारक पूंजी ही है, तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी पहले कि जो पूंजी है वो मतलब हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए पूंजी का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो अगर हमारे पास धन ही नहीं है तो हम उस चीज़ को नहीं कर सकते। और दूसरा कारक मतलब भूमि है, तो हर चीज़ ऐसा तो है नहीं कि हम आसमान में बैठ कर या उसे कहीं भी कर सकते हैं, तो भूमि का होना ज़रूरी है। और जो तीसरा है वो श्रम, श्रम अगर कोई भी काम स्टार्ट कर दिया है और अगर हम उसमें ठीक से मजदूरी नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। और जो चौथा कारक है रिस्क बेटेड कैपेसिटी, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम भारत को लेकर चलें तो भारत में अधिकांश मतलब ऐसे लोग हैं जो जोखिम नहीं उठा सकते हैं, जिसकी वजह से अभी भी भारत विकासशील देशों की श्रेणी में। अगर भारत के लोगों में जोखिम उठाने की क्षमता होती तो शायद भारत भी आज विकसित देशों की श्रेणी में होता। और हर चीज़ अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जोखिम उठाने की क्षमता है वो होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है, ताली बजाओ शानदार। दूसरा, मेरा दूसरा प्रश्न है, और वो दूसरा प्रश्न ये है कि अगर आपको आईएएस बनाया जाए, अगर आपको आईएएस बनाया जाए तो कौन सा वो काम होगा जिसको सबसे पहले प्राथमिकता दोगे? पहले तो सर मैं आईएएस बन जाऊंगी तो उसके बाद मेरा सबसे पहले काम होगा कि मैं अपने देश के लिए मुझसे जो भी संभव हो पाएगा मेरे देश के लिए मैं वो हर काम करूंगी। लेकिन मैंने सोचा है, जैसे अभी मैं एमपी की बात करूं तो यहाँ पर शिक्षा के स्तर को देखा जाए तो यहाँ की स्थिति बहुत ही ख़राब है। मैं भी मतलब अब मतलब कॉलेज वगैरह में हम पढ़ने जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर मतलब चीटिंग होती है, बच्चे ग्रेजुएशन तक पहुँच जाते हैं और उन्हें कुछ आता तक नहीं है। तो पहले तो मैं शिक्षा पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगी, क्योंकि अगर आज की पीढ़ी मतलब वो भी शिक्षित ठीक से नहीं हो पा रही है, चीटिंग के सहारे चल रही है, तो ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आगे जाकर लोगों के माइंड के हिसाब से ही सब कुछ होगा, क्योंकि ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ज्ञान का क्या फ़ायदा है कि चीटिंग हो रही है उसके हिसाब से मतलब बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उन्हें नॉलेज ही नहीं है किसी तरह की। तो सर मैं इस पर शिक्षा की मतलब क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ, शिक्षा की क्वालिटी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। मोनू, एमपी पुलिस के बाद जो टारगेट है उस टारगेट के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो? सर मेहनत तो कैसे बताएं कि मेहनत क्या कर रहे हैं, अब पता नहीं है कि दिन में कितना टाइम पढ़ रहे हैं कि रात में कितना टाइम पढ़ रहे हैं। जो हमने अभी जो 15 दिन का टारगेट बनाया उसके हिसाब से हमें पता चला कि हमारा कितना टाइम वेस्टेज हो रहा था और हम कितना टाइम यूज़ कर रहे थे। लेकिन जो आपने जो 15 दिन का हमारे लिए जो टारगेट बनाया उससे हमारे लिए बहुत फ़ायदा हुआ। और जो हमारे जो टारगेट पाने के लिए ये ऐसे टारगेट हमारे जो ऐसे 15-15 दिन के, अभी अगला महीना अगले जो टारगेट बनाएंगे वो 1 महीने का बनाएंगे, जिससे हमारे जो हमें टारगेट पाने में आसानी होगी।
जो 15 दिन का टारगेट था वो 15 दिन का ये था कि बच्चों में सबसे ज़्यादा मतलब टाइम और सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम शायद आशा धाकड़ का कितना टाइम निकला है, 16 घंटे के आसपास टाइम निकला है। ताली बजाओ यार, बहुत बड़ी बात होती है। ये एवरेज टाइम है। एवरेज टाइम मतलब एक दिन में 16 घंटे स्टडी। तो किसी दिन वो 17 भी हुई, किसी दिन 15 भी हुई होगी, लेकिन एवरेज टाइम मतलब 16 घंटे, और वो भी लगातार 15 दिन। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ टाइम नहीं है, काम भी बोलता है। आप लोगों ने अभी मतलब सुना भी उसको, तो काम बोलता है। तो मैं आप सभी लोगों से मतलब उम्मीद करूंगा कि देखो, जो भी लोग देख रहे हैं, कंपटीशन आपका आपसे है, किसी और से नहीं है। रही बात, अगर आपको ऐसा लगता है, जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ये आती है कि नहीं, अब घर में बैठे हुए हैं कमरे में बैठ के और मतलब ये सोच रहे हैं कि नहीं अरे कोई बात नहीं है, 4 घंटे पढ़ तो लिए, बाकी लोग तो मतलब सब सो रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। वो दुनिया है, और इस दुनिया को तुम बस अपनी दुनिया को रूम तक समेट के मत रखो। लाखों लोग इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और लाखों लोगों में से लाख लोग तो ऐसे होंगे, लाखों लोगों में से लाख लोग तो ऐसे होंगे जिनका ये सपना है, और वो सपने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि आप अपने सपने के लिए किसी भी हद तक चले जाओ। सपना तो हर हाल में मतलब पाना है। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है, और उसके साथ साथ आपको ये बताना है मुझे कि विकसित, अल्प विकसित और अविकसित देश क्या होते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स होता है, उसमें जो हमारे जो पैसे से संबंधित जो काम होते हैं वो इकोनॉमी में आते हैं। लेकिन जो हम किसी भी कार्य को करते हैं, जैसे कोई भी जो हमें जो गाइडलाइंस दिए तुमने, जैसे कोई नियम बनाए तुमने कि ऐसे 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 चलना है आपको, जैसे अर्थव्यवस्था में चलने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो होता है अर्थशास्त्र। और जो जिस नियमों को हम फॉलो करते हैं, जैसे कोई भी काम दिया है कि ऐसा करना चाहिए, कि जो महंगाई है वो डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करती है, ऐसे ही ये जो हम उसको प्रैक्टिकल रूप में करते हैं वो इकोनॉमी होती है। जो आपने बोला कि जो विकसित अर्थव्यवस्था वो होती है जो उसमें जो जो विकसित अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जिसमें कोई भी देश है वो विकसित है, क्योंकि उसमें सभी चीज़ की उपलब्धता होनी, जैसे उसमें टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, जो उसके जो प्रति व्यक्ति आय वो हाई लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि जो पैसा होगा तभी तो देश विकसित होगा। और जो उसमें जो किसी भी देश के लिए जो इंसान उसमें रह रहे हैं उनके लिए जो उनके जो मूलभूत तत्व हैं उनके जो सुदृढ़ अवस्था में मिलने चाहिए, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और जो पर्यावरण वगैरह है, वो विकसित देश होते हैं। जो विकासशील है उसमें विकासशील है जो उनकी प्रति आय होती है जो देश के लोगों की, वो राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय मानक, जो एक जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक पैमाना बना दिया कि अगर इससे ऊपर वाला है तो वो उच्च लेवल पे होगा, इससे नीचे है तो निम्न लेवल पे होगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मानक वो है प्रति व्यक्ति आय, तो वो कम होती, उससे कम होती है। और जो ऐसे बात करें का जो विकासशील देश है वो किस पे निर्भर करता है, उसमें जो प्राथमिक क्षेत्र हैं और द्वितीय क्षेत्र का थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र पे पूरी तरीके से निर्भर होता है। और उसमें द्वितीय क्षेत्र का भी जो मध्य स्तर में मान सकते हैं कि जो मीडियम पे होता है, लेकिन हाई लेवल पे नहीं होता उसमें भी। और जो व्यवस्था है, जो अब देखें, जो आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उस तरह की उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। अविकसित वो है जिसमें अब पहली बात देखें तो अविकसित में लोग जानकारी नहीं है, जो एक देखें कि बंद अर्थव्यवस्था है, उसी की तरह है कि उनका जीवन सिर्फ अपने ही देश में लगा रहता है, कोई पहचान नहीं है, ना तो टेक्नोलॉजी से जुड़ाव है, ना किसी अन्य देश को देखते हैं कि जो ये ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे। जैसे अविकसित में एक और भी होता है, उनके होने का एक कारण होता है, क्योंकि उनके पास संसाधनों का अभाव होता है। जैसे आप मान लो पर अफ्रीका के देशों में कोई खदान वगैरह मिली है सोने या चांदी की, उनके पास उनका उत्खनन करने के लिए कोई मशीन वगैरह नहीं होंगी, टेक्नोलॉजी नहीं होंगी, तो वो तो पिछड़े वैसे ही हैं। ये सुपर ब्रिलियंट बच्चे हैं, इन्हीं के ऊपर तो इंडियन इंस्टीट्यूट टिका हुआ है ना। और ये इंडियन इंस्टीट्यूट परिवार है, ये कोई कोचिंग संस्थान नहीं है। तो आप सभी लोग भी मतलब इसमें पार्टिसिपेट करो। और बोलते ना कि जब घर में आप लोगों को सब कुछ उपलब्ध हो जाए तो दूसरे के घर भीख मांगने क्यों जानी चाहिए। तो आपके अपने शहर में आप लोगों को ये स्टडी मिल सकती है। आप लोगों को ना तो इंदौर जाने की ज़रूरत है, ना ग्वालियर जाने की ज़रूरत है, ना दिल्ली जाने की ज़रूरत है। और अगर आप जा भी रहे हो तो आप जाइए आराम से, लेकिन एक बार इंडियन इंस्टीट्यूट रास्ते में पड़ता है, वहाँ से होकर तब जाइए, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि टाइम का अभाव है। डेली आपको मतलब 10-15 मिनट की वीडियो मतलब ये झलक मिल जाया करेगी। और पूरी क्लास लेने के लिए तो आपको 4 घंटे की क्लास लेनी है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट आना ही पड़ेगा फिर, ठीक है। जय हिंद।